हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉम। दोस्तों, आपके लिए आपके ये 27 जून के करंट अफेयर हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला करंट अफेयर है दैट इज़ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस लॉ। ठीक है, ये जे स्टेट का एक लॉ है। ठीक है, जो पास हुआ था 2005 में। 2005 में ये एक लॉ लाया था। ठीक है, जे स्टेट ने ये लॉ लाया था टू डील विद द उन लोगों के साथ जो एनिमीज़ हैं। ठीक है, इंडिया के जो एनिमीज़ हैं, नेबरिंग स्टेट्स या वो स्टेट्स जो इंडिया के एनिमी स्टेट्स हैं, एनिमी कंट्रीज़ हैं, उनके जो उनको जो हेल्प करते हैं, उन एनिमी कंट्रीज़ को जो इंडियन सिटीजन्स हेल्प करते हैं, तो उनके साथ डील करने के लिए एक एक्ट लाया था विच इज़ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस लॉ। ठीक है, तो दी न्यूज़ इज़ के जो हमारे जे के डीजीपी हैं आर स्वैन, उन्होंने प्रपोज किया है कि जो हमारा एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो लॉ है जो 2005 में जे स्टेट ने इनेक्ट किया था, उसको यूज़ किया जाए टू डील विद द टेररिस्ट एसोसिएट्स। ठीक है, जो टेररिस्ट की हेल्प करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उनके साथ डील करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए, उनको ट्रायल पर डालने के लिए हमें ये वाला एक्ट यूज़ करना चाहिए, एडवोकेटिंग फॉर इट्स हार्शर पेनल्टीज। ठीक है, तो डीजीपी साहब कहते हैं कि इसके सो दैट उनको डील करने के लिए, सो दैट उनको हार्शर पेनल्टीज मिल सकें, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, सरपासिंग दोज ऑफ UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी इसी चीज़ में डील करता है। वो टेररिज्म वगैरह, सेपरेटिज्म वगैरह, तो उन चीज़ों से डील करता है। तो जो जे के डीजीपी हैं वो कहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ है। ठीक है, जो टेररिस्ट एसोसिएट्स हैं, जिनको यहाँ पर OGW भी कहा जाता है, आपने कभी कभार सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स। ओके, तो इनको बोला जाता है OGW, टेररिस्ट एसोसिएट्स, उनको बोला जाता है OGW, यानी जो ग्राउंड पर टेररिस्ट की हेल्प करते हैं। तो उनको डील करने के लिए जो डीजीपी हैं उन्होंने बोला है कि एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस लॉ का यूज़ किया जाए, सो दैट उनको हम हार्श पनिशमेंट्स दे पाएँ, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। ये जो लॉ है, ठीक है, एनिमी एजेंट्स को डील करने के लिए 1917 में भी डोगरा महाराजा जो थे, ठीक है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ लॉ जम्मू कश्मीर के लिए यूज़ किया था। बिकॉज आपको पता है 1917 में वर्ल्ड वार 1 चल रही थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम जो लोग अगेंस्ट ब्रिटिश थे, ठीक है, जो एस्पियोनाज या स्पाई या जासूसी वगैरह कर रहे थे, तो उनके साथ डील करने के लिए जो जे की प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम ऐसा ही कुछ लॉ लाया था। ठीक है, एनिमी एजेंट ऐसा कुछ लॉ था। तो जो भी एनिमी की हेल्प करेगा तो उसके साथ डील करने के लिए, तो ये 1917 में भी ऐसा ही कुछ लॉ था। तो इट इम्पोजेज, अब ये इम्पोज क्या करती है, इट इम्पोज सीवियर पेनल्टीज सच एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी फॉर एडिंग एनिमी ग्रुप्स। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी एनिमी ग्रुप को हेल्प करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट है, इट इज़ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर, ये है आपकी न्यूज़। ओके, दिस इज़ अवर फर्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ अनुष अग्रवाला selected to represent India's in dress age at Olympics। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये जो ड्रेस एज है ये एक स्पोर्ट है। ये आप देख पा रहे होंगे, आपने हॉर्स तो देखा होगा, ऐसा वाला आपने स्पोर्ट तो देखा होगा जिसमें एक आदमी हॉर्स की बैक पर बैठकर जंप्स करवाता है हॉर्स से ऑब्स्टेकल्स के ऊपर। तो उस स्पोर्ट को, उस सब को बोलते हैं ड्रेस एज। ठीक है, तो जो अनुष अग्रवाल हैं अनुष अग्रवाल फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में इस गेम के साथ, ड्रेस एज के साथ। सो अनुष अग्रवाला हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इक्वेस्ट्रियन का मीनिंग होता है व्हेन यू सिट ऑन द बैक ऑफ ए हॉर्स। ठीक है, जब कोई हॉर्स की बैक पर बैठता है कोई, तो उसको बोलते हैं, जो बैठा होता है उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। ओके, तो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनुष अग्रवाल को सेलेक्ट किया है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ड्रेस एज एट द पेरिस ओलंपिक्स। आपको पता है पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं जुलाई 2024 में, तो वहाँ पर अनुष अग्रवाला इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, आज से पहले इंडिया को
इंडिया ओलंपिक्स में इस गेम में कभी रिप्रेजेंट नहीं हुई, पार्टिसिपेट नहीं की। EFI प्रेफर्ड अनुष अग्रवाला ओवर श्रुति वोरा ड्यू टू हिज कंसिस्टेंटली सुपीरियर परफॉर्मेंसेज अचीविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 67.695% कंपेयर टू श्रुति 67.163% इन रिसेंट असेसमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है ड्रेस एज वाला स्पोर्ट। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एवर। ओके, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एवर। ठीक है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एवर एंट्री एट द ड्रेस एज इवेंट एट द ओलंपिक्स। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसी पर क्वेश्चन बनेगा, सो कीप इट इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, दैट इज इंडिया रिसीव्ड $120 बिलियन इन रेमिटेंसेज इन 2023। ओके, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मेंट बाय रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज क्या चीज़ होती है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेमिटेंसेज का मीनिंग होता है, रेमिटेंसेज का मीनिंग यानी अगर आपकी कोई रिलेटिव, ठीक है, कोई रिलेटिव हमारा इंडियन सिटीज़न कोई बाहर काम कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, लाइक USA, कनाडा, सऊदी, दुबई वगैरह में काम कर रहा है। ठीक है, अब वो वहाँ पर काम करेंगे, वो कुछ पैसे अर्न करेंगे। ठीक है, वो पैसे जब वो वापस अपने फैमिली के लिए भेजते हैं तो उन पैसों को बोला जाता है रेमिटेंसेस। ठीक है, तो इंडिया ने रिसीव किए हैं इस साल 2023 में $120 बिलियन। ठीक है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी कंट्री ने नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट निकालता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इंडिया रिसीव्ड $120 इन रेमिटेंसेज इन 2023। ठीक है, आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि कितने $US इंडिया को रिसीव हुए हैं एज ए रेमिटेंसेज, एंड दीज आर $120 बिलियन। ओके, चाइना को मिले $50 बिलियन। ओके, फिलीपींस को मिले $39 बिलियन एंड पाकिस्तान को मिले $27 बिलियन। ओके, फिगरिंग इन टॉप 5 कंट्रीज लिस्ट ऑफ रेमिटेंसेज रिसिप्ट्स। ओके, रेमिटेंस फ्लो, जो रेमिटेंस बाहर से जो आता है, फ्लो टू इंडिया फ्रॉम UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, विच अकाउंट्स फॉर 18%। ठीक है, जो भी रेमिटेंसेस टोटल आ रही है, जैसे $120 बिलियन आई है, उसमें से 18% जो आई वो UAE से आई। ठीक है, एंड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज़ रेमिटेंसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री से इंडिया में आती है, वो आती है US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सेकेंड जो है दैट इज़ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ओके, अच्छे से आप इसको याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इज CAG मुर्मू, ओके, इनैगोरेट्स हिस्टोरिक म्यूजियम एट चार्डविक हाउस। ओके, CAG आई होप आपको पता होगा, ये है चार्डविक हाउस विच इज़ इन शिमला। ओके, अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, CAG कौन है, CAG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है हमारे, ही इज़ GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, हु वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J&K UT के, GC मुर्मू। उस असाइनमेंट के बाद उनको एज ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लगाया गया। ठीक है, LG के बाद GC मुर्मू, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनैगोरेट किया है फर्स्ट CAG म्यूज़ियम। ठीक है, ये कंट्रोलर CAG की म्यूज़ियम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की म्यूज़ियम है एट चार्डविक हाउस इन शिमला। ओके, मार्किंग 164 ईयर सिंस द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट। सो इस म्यूज़ियम को 164 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो CAG इंस्टीट्यूशंस को 164 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, चार्डविक हाउस ए सिग्निफिकेंट साइट वेयर महात्मा गांधी स्टेड। अब चार्डविक हाउस जो है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट मीन्स, ऑडिट होता है एनालाइज करना, यानी फंड्स जो अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट को पैसा जिसमें आता है टैक्सेस के थ्रू, और उससे
पैसा गवर्नमेंट खर्चती है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उन अकाउंट्स को ये जो CAG होते हैं ये क्या करता है, उसको ऑडिट करता है, उसको एनालाइज करता है, देखता है कि क्या गवर्नमेंट ने सही से पैसे खर्चे हैं कि नहीं खर्चे, क्या गवर्नमेंट ने कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं खर्चे, क्या बजट में जितने पैसे लिखे थे कि हमें इतने पैसे चाहिए उतने ही पैसे खर्चे हैं या एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हैं। तो CAG का काम क्या होता है, अकाउंट्स को ऑडिट करना, ठीक है, अकाउंट्स को एनालाइज करना कि ये क्या सही पैसे खर्चे जा रहे हैं कि नहीं खर्चे जा रहे, क्या जहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिस जगह पर जहाँ जिस काम में सबसे ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पैसे खर्चे जा रहे हैं कि नहीं, कि ऐसे ही जहाँ पर नीड नहीं है तो वहाँ पैसे खर्चे जा रहे हैं। तो CAG का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, तो ये CAG का काम, ठीक है। अब जो चार्डविक हाउस है ये एक सिग्निफिकेंट साइट है वेयर महात्मा गांधी, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है चार्डविक हाउस की, ये जो चार्डविक हाउस है शिमला के अंदर, इसमें गांधी जी ने जो 1946 में आपको पता है कैबिनेट मिशन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, जहाँ पर हमने इंडिपेंडेंस के बारे में बात हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया को 2 स्टेट्स में डिवाइड वगैरह जो सब चीज़ें बातचीत हुई कि 1947 में आपको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। तो वो जो कैबिनेट मिशन जो था उसकी जो भी बातचीत हुई वो कहाँ पर हुई, वो इस चार्डविक हाउस में हुई। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस चार्डविक हाउस की। नाउ ये जो चार्डविक हाउस है ये अब शो करता है CAG के ऑडिट हेरिटेज, ठीक है, जो ऑडिट से जो भी चलता है 164 ईयर से जो भी चल रहा था, ठीक है, तो उसके हेरिटेज पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माइलस्टोन एंड आर्टिफैक्ट्स, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें हैं, लाइक चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी वो भी यहाँ पर है, ठीक है, चार्डविक हाउस में। और सर CV रमन मेमोरेबिलिया, ठीक है, सर CV रमन आपको पता होंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, तो फिजिक्स थे, तो उनका भी जो मेमोरीज वगैरह उनकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं चार्डविक हाउस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप प्लीज़ इसको मेमोराइज रखें। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ वर्ल्ड MSME डे विच इज़ ऑन 27th of June, ठीक है, वर्ल्ड MSME डे। MSME मीनिंग्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो कंपनीज, ठीक है, वो कंपनीज जो जिनको हम माइक्रो कहते हैं, वन मिनट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके। सो अब ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा। माइक्रो जो एंटरप्राइज होता है, आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, माइक्रो जो एंटरप्राइज होता है, माइक्रो एंटरप्राइज यानी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 1 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो और उसका 5 करोड़ का टर्नओवर हो, ठीक है, उसकी सेल परचेज जो भी हो वो 5 करोड़ हो, तो उसको, ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो कंपनी। फिर होती है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल का मीनिंग हो गया, स्मॉल में हम लगाएंगे 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, अगर किसी कंपनी में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और 50 करोड़ उसका टर्नओवर है, 50 करोड़ उसका टर्नओवर है, तो वो कौन सी कंपनी होगी, वो होगी स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसमें 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, ओके, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ का टर्नओवर हो, तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंपनी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल, कौन सा मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि करंट अफेयर है, ए 2-day MSME कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचाम इन लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑन 26 एंड 27 जून, ठीक है। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है MSMEs की, ठीक है, MSMEs जितनी भी हैं,
तो उनकी एमएसएमईज़ हैं, आपको पता है कितनी एमएसएमईज़ हैं इंडिया के अंदर इस टाइम? 96 लाख एमएसएमई है, ठीक है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं इन द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी में ही 96 लाख है, और 3 to 4 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया हैं, ठीक है। तो आप देख लो कितना बड़ा ये सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो जो एसोचैम है, ठीक है, उसने एसोचैम मीन्स एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एक ये ग्रुपिंग है, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जो कॉमर्स यानी ट्रेड वगैरह में ये डील करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो एक ग्रुप है ये, जो इसको हम प्रेशर ग्रुप्स भी बोलते हैं, कि अगर इनको अपनी पॉलिसी कुछ बनानी हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये जाके बोलेंगे कि हमारी ये डिमांड्स हैं तो आप ये डिमांड्स मान लें, तो ये एक प्रेशर ग्रुप्स भी इनको बोलते हैं। तो एसोचैम ने क्या किया, एसोचैम ने एक 2 डे एमएसएमई कॉन्फ्रेंस करवाई लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑन 26 और 27 जून, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो मिनिस्टर हैं एमएसएमई, यूपी के मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैं जो गवर्नमेंट, राकेश सचन, इनैगुरेटेड द फंक्शन, उन्होंने फंक्शन को इनैगुरेट किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एमएसएमई जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 40% टू द कंट्री जीडीपी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये जानना कि एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, वो है 40%, ठीक है। 40% जो जीडीपी हमारी इंडिया की आती है वो कहाँ से आती है? दैट कम्स फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर से आती है। और उनका शेयर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, जॉब में उनका शेयर कितना है? देयर शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स टू 62%, यानी इंडिया के अंदर जितने भी लोग इस टाइम काम कर रहे हैं उसमें से 62% लोग एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट, कितना स्ट्रेटेजिक सेक्टर है हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। तो गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती है। इसके लिए गवर्नमेंट इनको एक लोन देती है, क्रेडिट देती है, जिनको आपने सुना होगा मुद्रा लोन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि मुद्रा लोन किसके साथ एसोसिएटेड है, तो मुद्रा लोन एसोसिएटेड है एमएसएमई सेक्टर के साथ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डीपन नेवल ट्रेनिंग कोलैबोरेशन, ठीक है। इंडिया और सऊदी अरेबिया आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर है, और वो उसकी बॉर्डर जो है वो उसके एक साइड पर रेड सी है, एक साइड पर उसके पर्शियन गल्फ है, साउथ पर उसके इंडियन ओशन वगैरह है, ओमान सी वगैरह, ठीक है। तो वो भी चारों तरफ से घिरी हुई है ओशंस। तो उसको नेवी की, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अराउंड वहाँ पर पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है। सोमालिया पायरेट्स जो हैं वो शिप्स को वहाँ पर स्टीलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, अटैक्स वगैरह करते हैं। आपको पता अगर रिसेंटली जब इज़राइल वॉर चल रही थी, इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर चल रही थी, तो उसमें जो यमन के मलिशियाज़ थे तो वो अटैक कर रहे थे शिप्स पर, जो भी कमर्शियल शिप्स वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अपनी जो नेवल ट्रेनिंग है, नेवी को ट्रेनिंग को कोलैबोरेट किया, यानी साथ साथ मिलकर नेवी को ट्रेन करेंगे। जैसे 76 ट्रेनीज़ जो हैं किंग फहद नेवल एकेडमी के, जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की है, उन्होंने ज्वाइन किया फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी एट सदर्न नेवल कमांड कोची ऑन 24 जून, ठीक है। तो 76 ट्रेनीज़ सऊदी के नेवल फोर्सेस से इंडिया में आए, और वो अब उन्होंने सदर्न नेवल कमांड ज्वाइन की है, सो दैट वो इकट्ठे होकर ट्रेन कर सकें, ठीक है। एम क्या है? एम इज़ टू स्ट्रेंथन बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल मीन्स इंडिया और सऊदी के बीच में बायलैटरल नेवल कोऑपरेशन, ठीक है, नेवी कोऑपरेट करेगी, ठीक है, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जब वो कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेन करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड सी मैनशिप, ठीक है, सी मैनशिप, शिप्स में जो भी सिस्टम्स होते हैं उसको कैसे रन करना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सी में, शिप के रिलेटेड जो भी होगा तो उसमें ये डील करेंगे। सिम्युलेटर एक्सरसाइज, ठीक है, सिम्युलेटर का मीनिंग होता है कि चीज़ों को रियलिटी में, अगर वो मतलब रियल में टेस्ट करना उन चीज़ों को, कि अगर रियलिटी में कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए पहले से ड्रिल करना, ठीक है, वैसा ही सारा कंडीशन क्रिएट करके, तो उसको बोलते हैं सिम्युलेटर एक्सरसाइज, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि वो
प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि बाई चांस अगर पायरेसी होने लगे, ठीक है, तो पायरेट्स अगर अटैक कर लें तो कैसे हमने बचाना है अपने शिप्स वगैरह को, तो उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेल ट्रेनिंग ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंडिया और सऊदी अरेबिया आपके लिए पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम इंडिया और सऊदी की जो नेवल एकेडमी है, नेवी जो है वो कोलैबोरेट कर रही हैं। तो ये आपके लिए करंट अफेयर है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगाली नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी। आपने, आई होप आपने सुना होगा बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र वॉज एन इंडियन नोवेलिस्ट, ठीक है, वो नॉवल लिखते थे, पोएट थे वो, ठीक है, एसे लिखते थे, एसेइस्ट थे, एंड वो जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। इसलिए उनको कहा गया, इनको बंगाली में लिटरेचर में इनको कहा जाता है साहित्य सम्राट, ठीक है। सम्राट मीन्स किंग, तो साहित्य सम्राट से इनको, बंकिम चंद्र चैटर्जी को साहित्य सम्राट कहा जाता है बंगाली लिटरेचर में, ठीक है। उनका नॉवेल है एक, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आनंद मठ, जो उन्होंने 1882 में लिखा था। उस नॉवेल में जो हमारा नेशनल सॉन्ग है विच इज़ वंदे मातरम, जिसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो एक जोश, एक एंथुजियाज़म भरने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर वंदे मातरम जो है उसको यूज़ किया जाता था। तो लेटर अडॉप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिया का जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है किसने लिखा था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने एक नावल लिखा था, इसका नाम है आनंद मठ, ओके। अदर नोटेबल वर्क्स इनके क्या हैं, दुर्गेश नंदी, इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, कृष्णा केंतरविल और देवी चतुराइनी, ओके। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट इज़ हिज नॉवेल आनंद मठ, वंदे मातरम और दुर्गेश नंदिनी। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, तो ये सब आप देख लेना, ओके। इनका फर्स्ट नॉवेल जो था दैट वाज राजा मोहन्स वाइफ इन 1864, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज़ पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इट बिकेम्स द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मीन्स एक ग्रुपिंग है, ठीक है। आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पैराग्वे ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100th फुल मेंबर, ठीक है, 100वां मेंबर ये बन गया है। लॉन्च कब हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 30 नवंबर 2015 बाय, किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग थी, इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वो किसने किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये काफ़ी अचीवमेंट वाली बात थी। तो इसलिए आपके लिए आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या चीज़ है, कब लॉन्च हुआ था। इट वाज लॉन्च्ड इन 30 नवंबर 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इकट्ठे मिलकर, जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस अभी भी हैं इमैनुअल मैक्रोन, दोनों ने मिलकर इकट्ठे ये लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। एट COP21 इन पेरिस, ठीक है, जो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, ठीक है, एनुअल मीटिंग्स होती हैं जो वेदर के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, तो उसमें इन्होंने COP21 पेरिस में ये लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसका काम क्या था, ISA जो है, ISA एम्स टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। आई होप आपको पता होगा कि अब आपके मतलब हर जगह पे सोलर रूफटॉप्स पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हर मैक्सिमम जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करें वो थ्रू सोलर प्रोड्यूस करें। तो इसी वजह से ये सोलर रूफटॉप्स वगैरह लग रहे हैं। तो सोलर एनर्जी एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली इन सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज आपको पता है हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा सोलर एनर्जी जल्दी, ठीक है। तो इस वजह से ये सब, तो उस क्लाइमेट एक्शन को करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था, ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि इसका हेड क्वार्टर इंडिया के अंदर है, विच इज़ इन गुरुग्राम इंडिया, जिसको गुड़गांव भी कहा जाता था, अब उसका नाम है गुरुग्राम। इंडिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया के अंदर गुरुग्राम। आपके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड क्वार्टर इंडिया के अंदर गुरुग्राम में है? तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम्बेसडर जो पैराग्वे के थे वो वो, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अमंग मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर गुड़गांव, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मीनिंग, इसको कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ मेंट टू ब्रिंग 121 कंट्रीज, को 121 कंट्रीज साथ लानी है जो लाए करती हैं इधर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। आपको पता है ट्रॉपिक्स का मीनिंग, आपको पता है, दिस इज़ अवर अर्थ, ठीक है। ये हमारी अर्थ आ गई, अर्थ के सेंटर पे आ गया इक्वेटर, ठीक है। ये आ गया हमारा 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गए हमारे 23.5 डिग्री साउथ पर, ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये आ गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये हमारा एरिया है जिसमें मून, आपको पता है 21 जून को मून यहाँ पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 21 दिसंबर को वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है, ठीक है। तो मून यहाँ से यहाँ ही शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। मून यहाँ से यहाँ, बस उस मून की मूवमेंट इतनी ही होती है, उससे ज़्यादा इसके बियॉन्ड वो नहीं जाता। तो जो भी कंट्रीज़ इस दो ट्रॉपिक्स के बीच में, इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में दो भी कंट्रीज़ हैं, तो वो 121 कंट्रीज़ हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वो जो 121 कंट्रीज़ हैं जो लाए करती हैं इधर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, सो एज टू हार्नेस सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को ये यूज़ कर पाएँ, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ, एंड मेक दैट टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल टू ऑल नेशन। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्या होगा कि जो भी टेक्नोलॉजी अगर एक कंट्री डेवलप कर रही है तो दूसरी कंट्री को वो ईजिली मिल जाए। तो ये काम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। उस टाइम जो 2015 में इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा था, एम लिया था, ठीक है, कि हम 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू सोलर बाय 2022, जो हम अचीव कर चुके हैं अभी, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टारगेट था कि 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक हम 1000 गीगावाट जो एनर्जी है वो हम सोलर के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, और $1 ट्रिलियन हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। सो आपके करंट अफेयर हुए कंप्लीट, ओके। इतने ही करंट अफेयर थे आपके लिए। तो MCQ आपके लिए। सो पहला MCQ, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस लॉ प्रपोज्ड बाय J&K DGP R.R. स्वेन। हमने फर्स्ट करंट अफेयर में यही डिस्कस किया था, आपके सामने आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आपकी काफ़ी बच्चे लिख भी रहे हैं, सब ट्राई करें लिखने की, ठीक है, उस पर बताने की, तो आपका रिवीजन होगी, कुछ लॉस तो होने वाला नहीं है, आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। तो क्या था? टू प्रमोट टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, टू इम्पोज सीवियर पेनल्टीज सच एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी फॉर एडिंग एनिमी ग्रुप, और टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, और टू इम्प्लीमेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द रीजन। यू नो द आंसर, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। Who has been selected to represent India in dress age at the Paris Olympics? किसको सेलेक्ट किया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रेस एज में, ठीक है, पेरिस जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, ड्रेस एज जो स्पोर्ट है उसमें किसको किया है? फर्स्ट इज श्रुति वोहरा, सेकंड इज राकेश सचान, नेक्स्ट इज अनुष अग्रवाल, और पी माधवा कुंटी वेरियर, ओके। सो यू नो द आंसर। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेज। इंडिया को रेमिटेंसेज 2023 में कितनी मिली थी? $50 बिलियन, $30 बिलियन,
$39 billion, $120 billion or $27 US? You know the answer. Next important is, which historic site has been inaugurated as a museum by CAG, GC Murmu? Red Fort, Chadwick House, Rashtrapati Bhavan or India Gate? You know the answer. Next is, which country recently joined the International Solar Alliance as its 100th member? ठीक है, ब्राज़ील, मैक्सिको, पैराग्वे और साउथ कोरिया? यू नो द आंसर. सो रिवाइज़ करें अच्छे से, करंट अफेयर देखें, ठीक है. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है. इन्हीं से ही आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, और ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज़ करें, और नोट्स अगर बनाना चाहें आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है. तो थैंक यू सो मच.